हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी इस रिलायबिलिटी की सीरीज भी अब खत्म हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक को जिसका नाम है स्टेबिलिटी। तो कई बार क्या होता है ना यार, सिस्टम में जो एपीआई रिक्वेस्ट होती है ना, कई बार मतलब एपीआई रिक्वेस्ट क्या करती है, कुछ पेलोड आप भेजोगे एपीआई में जिसके बेस पे हमारी जो सर्विसेज होंगी वो उसको प्रोसेस करेंगी। कुछ पर्टिकुलर रिक्वेस्टें ऐसी होती है ना, मान लो बहुत गंदा कोड लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर जिसकी वजह से मेमोरी डाउन हो जाती है, या किसी भी रीजन से, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जो मैंने परफॉर्मेंस के टाइम में बताए थे, जिसकी वजह से थ्रेड ब्लॉक हो रहा है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है ना कि मान लो सारे ही थ्रेड्स किसी सर्विस के ब्लॉक हो गए तो वो सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर अगली रिक्वेस्ट आएंगी तो थ्रेड्स उसको मिलेंगे ही नहीं। एक बार समझा देता हूं कैसे होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम टेस्टेड है किसी पर्टिकुलर लोड को झेलने के लिए, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपका सिस्टम अनअवेलेबल हो जाए कुछ पर्टिकुलर केसेस में। तो जैसे कि मान लो ये एक सर्विस है, ठीक है, और यहां पे मल्टीपल सर्विसेज हैं, बी सी डी, ठीक है। एज्यूम करके चलो कि यहां पे घटिया कोड लिखा हुआ है, बैड कोड, ठीक है। इन दोनों सर्विसेज में गुड कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब एपीआई रिक्वेस्ट आती है ना इस सर्विस के अंदर, हो सकता है यार इस सर्विस के अंदर ऐसे मान के चलो कि आपने 3 एपीआई बनाई है। एपीआई इसका नाम ऐसे दे देते हैं, B1, B2 और B3। अब ऐसा मान के चलो कि 3 तरह की एपीआई इस ए रिक्वेस्ट के अंदर है। एपीआई 1, एपीआई 2, एपीआई 3, ठीक है। एपीआई 1 का जो कोड यहां पे लिखा होगा ना, वो अपने अंदर से सपोज कर लो इसको कॉल करती है, एपीआई 2 इसको कॉल करती है, एपीआई 3 इसको कॉल करती है। समझना ध्यान से, एपीआई बेसिकली होती है तो सबसे पहले आप उसमें राउट बनाते हो जिसमें आप एंड पॉइंट देते हो कुछ भी स्लैश ऑर्डर, उसके बाद कोड में उसका करेस्पॉन्डिंग कंट्रोलर फंक्शन लिखते हो, ठीक है। कंट्रोलर फंक्शन की डेफिनेशन कंट्रोलर फाइल में यहां पे देते हो, है ना। उस कंट्रोलर फंक्शन के अंदर सर्विस फंक्शन कॉल करते हो, सर्विस फंक्शन के अंदर मतलब सर्विस फाइल के अंदर वो सर्विस फंक्शन लिखा रहता है, उसके अंदर आप मेन प्रोसेसिंग करते हो। सपोज करो वहां से आप थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करते हो, एपीआई 1 के सर्विस फंक्शन से इस एपीआई को कॉल करते हो। इस सर्विस बेसिकली इस सर्विस ने अपनी कोई एपीआई एक्सपोज करके रखी हुई है जो आप एपीआई 1 के सर्विस कोड से कॉल करते हो। सिमिलरली इस सर्विस ने अपनी कोई एपीआई एक्सपोज करके रखी हुई है जो आप एपीआई 2 के सर्विस फंक्शन से कॉल करते हो, और इस सर्विस ने भी कोई एपीआई एक्सपोज करके रखी हुई है जो आप एपीआई 3 के सर्विस फंक्शन से कॉल करते हो। तो आप सभी डेवलपर हो, आपको पता होगा राउटर कंट्रोलर सर्विस फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ऐसा केस है। अब मैंने क्या बताया कि जो B2 वाली एपीआई एक्सपोज हुई है ना, जो एपीआई 2 के सर्विस फंक्शन से कॉल होती है, उस एपीआई का बड़ा गंदा कोड लिखा हुआ है, बैड कोड, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो मेमोरी है थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। थ्रेड ब्लॉक का मतलब कि रिक्वेस्ट इनफाइनाइट टाइम ले लेती है प्रोसेस होने में। तो होगा क्या कि सपोज करो जब आपने सिस्टम अपना रिलीज किया था तो आपने बोला था कि जो सर्विस ए है वो 1000 रिक्वेस्ट कंकरेंटली हैंडल कर सकती है, 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड कंकरेंटली हैंडल कर सकती है ना। सपोज करो सिस्टम में एक टाइम पे 1000 रिक्वेस्ट आई, ठीक है, बराबर है, हैंडल हो जाएंगी।
सपोज करो उन 1000 रिक्वेस्ट में 200 रिक्वेस्ट इधर गई, 200 रिक्वेस्ट इधर गई, 600 रिक्वेस्ट इधर गई। ठीक है, मतलब इनमें से 200 जो रिक्वेस्ट थी ना वो इस एपीआई के लिए आई थी, 200 इसके लिए आई थी, 600 इसके लिए आई थी। ठीक है, इस एपीआई के अंदर से इस सर्विस ने एक एपीआई एक्सपोज की थी, वो कॉल हो रही है जिसका कोड बहुत अच्छा लिखा है, तो वो जल्दी से प्रोसेस होगी, अपना रिस्पॉन्स सेंड करेगी, यहां से हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करा देंगे। सिमिलरली इस सर्विस ने जो एपीआई एक्सपोज की है उसमें भी अच्छा कोड लिखा है, तो वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करेगी, अपना रिस्पॉन्स यहां भिजवाएगी और यहां से हम क्लाइंट को भिजवा देंगे। लेकिन इस सर्विस ने जो एपीआई एक्सपोज की है अपने अंदर से, उसमें बैड कोड लिखा हुआ है, इसलिए जब भी इस सर्विस की एपीआई कॉल होती है तो वो इनफाइनाइट टाइम ले लेती है प्रोसेस होने में, 10 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, तो उससे होगा क्या, इस सर्विस वाली एपीआई रिस्पॉन्स भिजवा देगी तो यहां से 200 थ्रेड फ्री हो जाएंगे, ये भी अपनी रिस्पॉन्स भिजवा देगी तो यहां से भी 200 थ्रेड फ्री हो जाएंगे। बट ये वाले से रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, तो 600 थ्रेड हमारे ब्लॉक हो गए। ठीक है, अवेलेबल कितने हैं, ओनली 400। ठीक है, अब सपोज करो फ्रेश सेट ऑफ 1000 रिक्वेस्ट फिर से आई और इसी कॉम्बिनेशन के साथ आई। ठीक है, अब आपको चाहिए 1000 थ्रेड, अवेलेबल है आपके पास 400। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, जब ये 1000 रिक्वेस्ट आती थी तो सर्विस B1 में जाती थी 200 यानी कि 20%, B2 में जाती थी 600 यानी कि 60%, B3 में जाती थी 200 यानी कि 20%। कहने का मतलब ये है कि जो सेट ऑफ रिक्वेस्ट आई, सपोज कर लो ये सिनेरियो है कि कुछ सेट ऑफ रिक्वेस्ट आई, उसमें से 20% इधर जाती है, 20% इधर जाती है, 60% इधर आती है। तो सबसे पहली जो साइकिल चली उसमें तुम्हारे 200 थ्रेड असाइन हुए, रिलीज भी हो गए, 200 थ्रेड असाइन हुए, रिलीज भी हो गए, 600 थ्रेड ब्लॉक होके रह गए। ठीक है, तो बचे थे तुम्हारे पास 400 थ्रेड। अब यही 1000 रिक्वेस्ट फिर से आई। ठीक है, लेकिन उनमें से ये सर्विस कितनों को एग्जीक्यूट कर पाएगी, कोई 400 रिक्वेस्ट कोई लेगी, है ना। सपोज करो जो 400 सेट ऑफ रिक्वेस्ट लिए ना वो भी इसी रेशियो में है, मतलब टोटल है 400 रिक्वेस्ट जिसमें से 20% जाएंगी सर्विस B1 में। 400 का 20% कितना होता है, 20, 40, 60, 80। 20% जाएंगी सर्विस B3 में यानी कि 80 और 60% जाएंगी सर्विस B2 पे। अगेन सेम कहानी होगी, 80 थ्रेड रिलीज हो जाएंगे, 80 थ्रेड रिलीज हो जाएंगे, 240 फिर से ब्लॉक हो जाएंगे। तो अब इस सर्विस के पास सिर्फ और सिर्फ 160 थ्रेड बचे, है ना, 160 थ्रेड बचे। अब मान लो फिर से 1000 रिक्वेस्ट आई, सेम रेशियो में आई, तो इसका 20% B1 में जाएगा। 160 का 20% क्या होता है, 100। 160 का 20% कैसे मैथ लगाते थे यार, 160 इंटू 0.2, 320, 32 रिक्वेस्ट। ठीक है, 32 रिक्वेस्ट जाएंगी B1 में, 32 रिक्वेस्ट जाएंगी B3 में और बची हुई जाएंगी 96 जाएंगी B2 में। ये 96 फिर से ब्लॉक होके रह जाएंगी, थ्रेड ब्लॉक हो जाएंगे, बचेंगे तुम्हारे पास सिर्फ 64 थ्रेड। ऐसे करते करते जब नई रिक्वेस्टें आएंगी ना, न्यू सेट्स ऑफ रिक्वेस्ट, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस सर्विस के सारे थ्रेड ब्लॉक करके रखे होंगे B2 सर्विस ने। तो इसका मतलब क्या है कि आप कितनी भी न्यू फ्रेश ऑफ रिक्वेस्ट भेजोगे, यहां पे उनको थ्रेड ही नहीं मिलेगा। अब थ्रेड ही नहीं मिलेगा मतलब रिक्वेस्ट प्रोसेस हो ही नहीं पाएंगी। तो एक आपको ऐसा फील आएगा कि ये सर्विस तो काम ही नहीं कर रही है सिस्टम में, कोई रिक्वेस्ट इससे पास ही नहीं हो पा रही है। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि ये सर्विस अनअवेलेबल है। ठीक है,
इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइम आउट। आप सभी ने जब कोड लिखा होगा, फ्रंट एंड वाले एक्चुअली देखते होंगे कि जो एक्सियोस इंस्टेंस हम लोग बनाते हैं एपीआई कॉल करने के लिए, दुनिया एक्सियोस यूज करती है। तो उस एक्सियोस इंस्टेंस में हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं टाइम आउट। मतलब अच्छा कोड बेस होगा तो वहां टाइम आउट जरूर रहता है, टाइम आउट रहता है और कीप करेक्शन अलाइव हेडर रहता है उस इंस्टेंस में। तो वो टाइम आउट क्या करता है ना, वो बोलता है कि 3 मिनट 5 मिनट जितना भी आप सेट करो, मान लो 5 मिनट का आपने सेट किया, 5 मिनट, तो जब ये थ्रेड असाइन इस रिक्वेस्ट को हुआ और वो रिक्वेस्ट अगर 5 मिनट तक एग्जीक्यूट होके वापस नहीं आई, तो रिक्वेस्ट को टाइम आउट करके रिस्पॉन्स हम भिजवा देते हैं ताकि थ्रेड फ्री हो जाए, है ना। इससे फायदा क्या होता है भाई, देखो यहां पे जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बोला था कि रिक्वेस्टें हमेशा कैसी आती थी, 20% जाती थी B1 में, 20% जाती थी B3 में, 60% जाती थी B2 में, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 की 1000 रिक्वेस्ट 100% B2 के लिए ही आ जाएं। हो सकता है, सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, 1000 के 1000 थ्रेड ब्लॉक हो गए, ठीक है। मैं समझ रहा हूं एपीआई में कुछ खराबी है जिसकी वजह से ब्लॉक हुए, अच्छी बात है। बट अगली जो 1000 रिक्वेस्टें थी वो हो सकता है सिर्फ B1 और B2 में 50-50% जा सकती थी, जिसको सिस्टम आसानी से एग्जीक्यूट कर देता। बट क्योंकि हजारों थ्रेड ब्लॉक है इसलिए एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। तो इसीलिए हम यहां पे टाइम आउट लगा देते हैं ताकि करेक्ट टाइम में अगर रिस्पॉन्स ना आए तो तुम फर्जी का कुछ रिस्पॉन्स भिजवा दो टाइम आउट एरर करके, टाइम आउट एरर करके टाइम भिजवा दो, जिससे क्या होगा कि जो अगली फ्रेश सेट ऑफ रिक्वेस्ट आएगी एटलीस्ट वो प्रोसेस हो पाएंगी। तो टाइम आउट लगा के हम एक चीज इंश्योर कर देते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल रहे, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब कि जब तुमने सिस्टम रिलीज किया था तो तुमने बोला था कि सिस्टम की कैपेसिटी इतना लोड झेलने की है, सपोज करो उससे कम ही लोड आया, बट बैड कोड या अदर चीजों की वजह से फिर भी तुम्हें ऐसा फील आएगा कि सिस्टम अनअवेलेबल है, जो कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। वो फील को मिटिगेट करने के लिए हम लोग टाइम आउट यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी ने यूज किया होगा जो डेवलपर है। तो यही था हमारा टाइम आउट का वीडियो। अब अगले हम लोग सेक्शन में देखेंगे रीट्राइज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।